बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का शो फ्लॉप तरीन है और अब गवाहियाँ आ रही हैं, हर तरफ से गवाहियाँ आ रही हैं। द डिप्लोमैट ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैगज़ीन है और ख़बरों का मुस्तनद ये इदारा समझा जाता है और यहाँ पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसके हवाले से ज़्यादा बात की जाती है। अब इसने जो कुछ कहा है, जो कुछ इसमें लिखा गया है, पूरी डिटेल के साथ, एक एक हवाले के साथ स्टेटमेंट्स कोट की गई हैं, उसने पाकिस्तान में जितना भी मीडिया है और इंटरनेशनली जो लोग इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस आपको पता है कि तारीख गवाह है कि ऐसे किसी मुल्क में अगर देखा जाए, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से कम ही आपको मिलते हैं। अब जनाब सब लोग इस पर डिस्कशन करें कि हो क्या गया है। यानी इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता था कि उसने जनाब ताल्लुकात ख़राब कर दिए, अमेरिका से ख़राब कर दिए, सऊदी अरब से ख़राब कर दिए, चीन से भी वो नहीं रखा जनाब, सीपैक शुरू कर दिए, फलां कर दिया। अब तो जनाब हवाले देकर बताया जा रहा है कि बेड़ा ही गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। और चीन जिसके साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात थे, अब जनाब वो इंतहाई तरजीह वाली जो बात थी, स्टेटमेंट्स आती थी कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये अल्फाज होते थे, अब वो सिर्फ प्रायोरिटी तक आ गए हैं कि सिर्फ तरजीह बस। और उसके अलावा सीपैक का बताया गया है। इसके साथ साथ जनाब सिक्योरिटी के हवाले से बात की, ये पूरी डिटेल है। और शहबाज शरीफ साहब आप देखिए जहां जा रहे हैं रुसवाई की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं। चीन की तरफ से हमेशा ये हुआ है और उनकी ये पॉलिसी है स्टेट की, वो कभी किसी के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देते। अमेरिका का एक और अंदाज है, चाइना का बिल्कुल और अंदाज है। मगर चाइना के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आएँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ और फिर हम ताकि इकोनॉमी के साथ इकट्ठे चल सकें और आगे बढ़ें। और तब वो वज़ीर ख़ारिजा होते थे बिलावल भुट्टो, ये PDM-1 का दौर है, तो उधर बिलावल भी हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो गया, चाइना इस तरह तो कभी नहीं कहता। और सिर्फ जब ये सुकूत ढाका का वक्त था, 1971 की बात है, तब उन्होंने कहा था कि जी आप दहशतगर्दों में अपने लोगों में फ़र्क करें। ये वाइड स्टेटमेंट तारीख में मिलती है चाइना की पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, इन दोनों मामलात के हवाले से। और उसके बाद ये हुआ कि चीन का वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आता है और ये बात करता है। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ये PDM ने, कि बजाय इसके कि जनाब उनकी बात को सुनते, को मामलात को ठंडा करते, बेहतर करते, उल्टा जनाब इमरान खान के ऑपरेशन, गिरफ्तारियां और जिस तरह के रिग्ड इलेक्शंस करवाए। आपका ख्याल है कि चीन की एम्बेसी वो यहाँ एक्टिव नहीं होगी कि जी वो सर्वे करवा रहे हों कौन कितना पॉपुलर है, क्या है। उसके बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। अब जनाब इसकी मैं डिटेल पर आता हूं, क्योंकि दूसरी बात जो हमने करनी है वो है कि गवाहियां आती चली जा रही हैं, सब पकड़े जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ गवाहियां आती चली जा रही हैं, वो कौन था जो अरशद शरीफ शहीद कहते थे, वो बातें सामने आ रही हैं। और अब जनाब पता लग रहा है कि जिस तरह लोग छोड़कर जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और जितने उनके पास केस होते थे वो सारे पवित्र हो जाते थे, पाक हो जाते थे, साफ हो जाते थे। अब गवाही आ रही है कि उसमें चक्कर क्या था, धौंस, जबर, वो तो अलग था, लापता होना और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। इसके अलावा जनाब डालों में तरपाल डालकर उसके नीचे 5 करोड़ 10 करोड़ ये तो यानी फी बंदा दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था, तो इतना कम से कम गया होगा। ये क्या कहानी है, इस पर भी आएंगे। तो पहले जनाब हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान रिलेशंस की। अब डिप्लोमेट का यह कहना है कि पूरी डिटेल के साथ कि जी एक तो अल्फाज में तब्दीली आ गई, हमेशा आता था टॉप प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, अब वो बदल गया है सिर्फ प्रायोरिटी से, सिर्फ तरजीह तक रह गया। फिर वो कह रहे हैं कि जी अब जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं सीपैक के हवाले से, पहले और तरह से था, एक डिटेल होती थी, अब कहा गया है कि स्ट्रिक्टली बिजनेस डील्स होंगी, बस कोई रियायत नहीं, कोई इस तरह नहीं कि आगे बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, बड़ा पाकिस्तान के साथ नहीं जनाब। उसमें एक तो चाइना, जो पहले खबर आ चुकी, बार बार ये डिस्कस हो चुकी है, मैंने आपसे अर्ज किया है कई मरतबा, 550 अरब रुपया सीपैक के तहत जो पावर प्लांट्स लगाए गए थे, जो कंपनी यहां पर आई थी, IPPs जिनको कहते हैं, उनके देने हैं, सिर्फ चाइना के 550 अरब रुपया। और आप याद कीजिए ये सारे जो सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कहते थे, ये हमने चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल गया, पाकिस्तान की तारीख बदल गई, ओहो इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई। और सिर्फ क्या था कि वही जो इश्तिहारबाजी है जो आज भी आप देख रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो मेट्रो चला दी, फलां चला दी, उसको छुपाते थे, ऐसे इकबाल सब छुपाते थे, बताते नहीं थे क्या है भाई। वो भी कर्ज का सारा था चीन के साथ। चीन ने तो कहा ठीक है आपने मुझसे कर्ज लेना है, सूद समेत वापस करना है, क्या क्या आप कहते हैं, क्या क्या जी आपको जरूरत है, वो जी हमारी सड़कें ऐसी बननी चाहिए, हमारी जनाब हर तरफ तख्तियां हो, नवाज शरीफ खानदान की तख्तियां होनी चाहिए। IPP प्रोजेक्ट जितने मर्जी महंगे लगाएं जनाब, 40 रुपए का यूनिट भी बने, साहिबाल कोल पावर प्लांट इंपोर्ट कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं, तख्तियां होनी चाहिए हमारी, वाह वाह होनी चाहिए, बल्ले बल्ले होनी चाहिए। चाइना ने कहा अच्छा, अरब हार्ड डॉलर, पाकिस्तान इस वक्त अगर किसी मुल्क का सबसे ज्यादा मकरूज है तो वो चाइना है। और अब हम पैसे वापस करने के काबिल ही नहीं रहे, वो डॉलर वापस करने के काबिल ही नहीं रहे।
और कहते हैं जी मजीद आगे मजीद आगे। अब वो चाइना कहता है बस भाई पहले हमारी कंपनी के 550 रुपया दो। IMF कहता है कि खबरदार, जो हम आपको देंगे कर्ज सूद समेत तो वापस करना है, लेकिन उस कर्ज में से कुछ भी आपने चाइना को नहीं देना, उनकी कंपनियों को नहीं देना। अब इसलिए चाइनीज कंपनीज कह रही है कि जी स्ट्रिक्टली बिजनेस डील होगी, बस माइनिंग का और ये और वो जो बड़े बड़े जनाब दावे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो ML1 वाला प्रोजेक्ट, उसका भी जिक्र है, पता नहीं कहां वो जाएगा, क्या बनेगा उसका भी नहीं पता लग रहा। सिक्योरिटी अलग इशू है। अभी हाल ही में दोबारा जब अटैक हुआ कुछ अर्सा कबल चाइनीज इंजीनियर पर, लगता है कि अब तक चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हुए। बकौल डिप्लोमेट मैंने सारा पढ़ा है, मुकम्मल पढ़ा है, और उसमें ये सारी बात लिखी हुई है कि पहली दफ़ा ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान का रोल उसमें कहा गया कि जी वहाँ पर जो है दहशतगर्द हैं और उनको भी कार्रवाई करनी है, उसकी ज़रूर बात हो रही है। लेकिन डिप्लोमेट का कहना है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ पर चाइना का प्रेशर है कि जी आप नया ऑपरेशन एक स्टार्ट करें, भरपूर ऑपरेशन स्टार्ट करें। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है कि अब तो हम तो यहाँ कर चुके, तो अफ़गानिस्तान से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं अब, तो उस पर बहरहाल मामला ये हैं कि स्टेटमेंट में ज़रूर आ गया है। तो ये अलग से एक चीज़ चल रही है। तो लिहाजा अब वो ताल्लुकात नहीं रहे बकौल डिप्लोमेट के जो पहले थे, इमरान खान के दौर में थे। उन्होंने स्टेटमेंट्स का हवाला दिया, अब उनका इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो ये मामला जनाब आ गया है, और अब हुकूमत जो है वो आए बाएं शाएं करेगी, नहीं जी ऐसे नहीं वैसे नहीं फलां नहीं। और अब तो तारीख लिखी जा रही है कि CPEC किस तरह से जनाब इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती तौर पर के एक देखना था, प्रोजेक्शन करनी थी, लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं। अब इतने IPPs लग चुके हैं, इतने पावर प्लांट्स लग चुके हैं कि हम वो सफ़ेद हाथी पाल रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो हमने देनी है, आगे मजीद मामला सख्त हो रहा है, अभी बिजली और महंगी होने जा रही है, तो कैसे देंगे? और वो जो बंद पड़े होंगे, हमारी तो डिमांड इतनी नहीं रही, इसलिए आप देखते हैं सोलर के पीछे पड़े हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। तो डिमांड इतनी नहीं है, और जब वो बंद रहते हैं कारखाने, उनके आपने डॉलर्स में रकम अदा करनी है। इमरान खान के दौर में कुछ थोड़ा बहुत रीनेगोशिएट जरूर हुआ था, बड़ा मुश्किल से। अब ये गले पड़ चुके हैं ये सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मुआहदे, और ये दिहाइयों तक के मुआहदे हैं, अभी कई कई साल ये चल रहे हैं, अभी और मजीद कई ऐसे हैं, कुछ 10 साल हैं, तवील मुआहदे हैं। तो ये तो बड़ा बुरा हाल इन्होंने कर दिया है शरीफ खानदान ने जिस तरह सोचा था। और अब भी आप देखिए इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ये कि जनाब दिखावा किस तरह से करना है हमने, अच्छा जी वो सनतकारों को फ़ायदा, ये सारा बजट में अभी जैसे ही आएगा, ये इम्प्लीमेंट होना है तो आपको सब नज़र आ जाएगा। दूसरी बात जनाब, शेख रशीद साहब जो हैं वो कोई ऐसे लग रहा है कि इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ उन्होंने करके हुकूमत को और फैसला साजों को मुश्किल में डाल दिया। अब उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे जब चिल्ले पर लेकर गए तो प्रोजेक्टर्स वहाँ पर थे, पता नहीं किस तरह से वो चलते थे, लेकिन उसमें तशद्दुद और तकलीफ दे वीडियोस थी, मैं देख नहीं सकता था, तो मुंह पर तकिया रखता था, आंखें बंद करता था, नींद की गोलियां लेता था, तब मैं सो पाता था, और इतना तशद्दुद था। और कहते हैं कि मैंने यहीं पर दुनिया में दोज़ख देख लिया अब, और इतने बुरे हालात थे कि जो मेरे साथ किया गया उससे बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। और इस तरह का ज़हनी टॉर्चर था, मैं अपनी याददाश्त अब खो बैठा हूँ उस लिहाज से। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा जी वो जो दौर था उसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है। और क्रेन पर जनाब मुझे बिठा दिया, फिर उतार दिया कि मुझे कुछ तशद्दुद करने लगे थे और ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा जी तो मर जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, इसकी टांगें टूट जाएंगी, ना करें। और वजह ये थी कि वो जो इंटरव्यू मुनीफ फारूक को है दिया गया, उसमें वो जो चाहते थे मुझे लिख कर दिया गया कि जी आपने गैर अखलाकी और पता नहीं क्या क्या बुशरा बीबी के हवाले से कहना है। तो कहते कि मैं वो कहता तो उसके बाद मौत के बाद भी लोग मुझे बुरा भला कहते, तो और यही वो इंटरव्यू के हवाले से वो बात करते हैं। तो कई राज अब खुलते चले जा रहे हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने जो एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, वो कहते हैं कि जी जो लोग छोड़कर गए, ये तो नज़र आ गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे वो उस्मान डार का इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा तो इंटरव्यू की बात करें, उस्मान डार का इंटरव्यू, कामरान शाहिद को, इसके अलावा सदाकत अब्बासी का वो डॉन पर इंटरव्यू, दीगर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक भरमार है। और इसी तरह शेख रशीद और ये इंटरव्यूज़ आते चले गए, बड़े तरीके हमने देखे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कभी इंटरव्यूज़ थे। तो वो पीछे कौन था, किस तरह से इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे, किस तरह तरीके से सब कुछ छुड़वाया जा रहा था, सबके सामने आ गया। इसके अलावा शेख रशीद कहते हैं जी डालों में कपड़े, तरपाल यानी मोटा कपड़ा होता है शेड्स वगैरह के लिए, आप जानते हैं, तो उसके नीचे जनाब रकम थी और वो लाई जाती थी, और 5 करोड़ 5-5 10-10 करोड़ तो एक बंदे को मिला होगा जो तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं। ये अब शेख रशीद साहब ने ये तमाम तफसीलात जो हैं ये बता दी हैं, और ये जनाब इस वक्त बड़ी खबरें बनी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि जो शेख रशीद साहब से मंसूब मज़ीद स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें हामिद मीर साहब कहते हैं कि शेख रशीद अचानक बड़े बड़े दावे करने लगे हैं, वो भूल गए कि इन्हें इलेक्शन से पहले रिहाई मिली और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। ये चारों तस्वीरें किसकी हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं? मियाँ महमूद रशीद,
साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन चारों की तस्वीर लाकर कहते हैं कि ये चारों भी शेख साहब की तरह किसी एंकर के सामने बैठकर मोहतात गुफ्तगू कर सकते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असद उमर की तरह रिहा हो सकते थे, लेकिन ये बदस्तूर जेल में क्यों, ये वो सवाल पूछ रहे हैं अहमद मीर साहब। फिर जनाब अब यानी इन्होंने कोई चैनल नहीं छोड़ा शेख रशीद साहब ने, शायद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि इतने कम वक्त में इतने चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं और नजर आ रहा है कि वो यही बातें करना चाहते थे। यानी तकरीबन उन्होंने सभी चैनल्स पर ये बातें जरूर की हैं, वो इंटरव्यू के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से और तमाम दीगर जो बातें हैं वो सब जगह पर उन्होंने की हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुझे एक बयान लिखकर दिया गया, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ें। वो बयान इतना भी नरम नहीं था कि मैं पढ़कर अपना मुंह काला करवा कर बाहर जाता। मैंने कहा मैं बुशरा बीबी को नहीं जानता, मैं कोई बयान नहीं दूंगा, ना कभी उनको देखा, ना कभी उस तरह फ़ोन पर कि जी आपको फ़ोन आया हुआ है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ जनाब अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जनाब ये खबर मानिका वाला जो मामला था, इंटरव्यू था, उसकी क्या हकीकत है, वो क्या है, वो किस तरह से आया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीटीआई की तरफ से उनके ऑफिशियल अकाउंट से कहा जा रहा है पीटीआई छोड़ने वालों को डालों से पेमेंट की गई, डाले के पीछे रकम पड़ी थी, हर छोड़ने वाले को 5-10 करोड़ तो मिले होंगे। शेख रशीद, रोज एक नई गवाही सामने आती है कि किस तरह साजिश करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, डाले कहां से आते हैं ये सब जानते हैं। जनरल बाजवा अब जितनी मर्जी कस्में खाएं, सच सब जान चुके हैं कि वो कौन था। इसके साथ जनाब मेरे कैद के दौरान मेरे कमरे में 3 फिल्में चलती थीं, जिसका मुझे नहीं पता कि कहां से चलती थी, मगर डर बहुत लगता था, उनकी वजह से मेरी याददाश्त पर असर पड़ा है। चिल्ले के दौरान दोज़ख मैंने दुनिया में ही देख ली, मैं अपनी याददाश्त खो गया हूं। कमरे में प्रोजेक्टर्स लगे थे और मैं आंखों पर तकिया रखकर और गोलियां खाकर सोता था। उन पर डराने धमकाने और इंसान को परेशान करने के लिए खौफनाक और पुरतशद्दुद वीडियोस चलाई जाती थी। वो जुल्म और बर्बरियत का वक्त था। चिल्ला इतना सख्त था कि इससे बेहतर था कि मुझे मार ही देते। पहले मुझे उल्टा लटकाने के लिए क्रेन पर बिठाया, फिर उतार दिया। मुझे अल-कादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान के खिलाफ गवाह बनने का कहा गया, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। और आपने देखा अभी ये मलिक रियाज, उनकी भी बहुत सी बातें आ चुकी हैं कि जी वो कभी नहीं बयान देंगे और वो उन पर दबाव डाला जा रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है। और कादिर ट्रस्ट के वाले से उन पर भी कहा जा रहा है जी आप भी गवाह बने। फिर कुछ साफियों ने बात की कि नहीं, मलिक रियाज ने फैसला कर लिया है, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना है, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे, लेकिन साथ ये कि वो भी अदालतों में नहीं ठहर सकेगी। ये चीज़ें भी चलती रही हैं, मगर यह है कि ये बातें साबित कर रही हैं कि जनाब किस तरह से ये सब कुछ था वो यानी जाली था। केसेस जिस तरह बनाए गए, लोगों को छुड़वाया गया, वो सब। और फिर वो हुकूमत का प्रोपेगेंडा कि जी दूसरे मालिक से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, वो भी सब गलत साबित हो रहा है। एक एक चीज़ वो स्टेटमेंट्स के साथ, इमरान खान के दौर में क्या स्टेटमेंट्स थी, आज क्या स्टेटमेंट्स हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स का हवाला देकर भी बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जी हुकूमत सठिया गई है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, क्योंकि राना तनवीर नून लीग के रहनुमा कहते हैं 2025 पाकिस्तान की बेहतरी, खुशहाली, तरक्की का साल होगा। हमारी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी की माजी में मिसाल नहीं मिलती। हर शोबे में हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किए हैं, रिकॉर्ड काम करके दिखा दिए जी। अब पहली बात यह कि 100 नहीं, ये 2 साल हो गए हैं, तो ये तकरीबन आप 700 से ज़्यादा दिन लगा लें इनके। पिछला भी दौर, फिर निगरान सेटअप भी नहीं कही था, और आगे भी अब ये चल रहे हैं, तो ये कोई 700-750 दिन हो गए हैं कुल मिलाकर। तो अब 750 दिनों की कारकर्दगी पहले लगाएं और आप प्लीज़ बता दें, क्योंकि मुझे तो ऐसी कोई नज़र नहीं आती। हाँ, रिकॉर्ड तबाही ज़रूर हुई है, तो अगर उसको ये काम कहते हैं तो वो बिल्कुल हुआ है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जी इनको हो क्या गया है, ये दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त भी है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।